बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से ये दूसरी वीडियो है जिसमें आपको कैरियर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से ब्रीफ़ करूँगा। लेकिन कैरियर काउंसलिंग में जाने से पहले सबसे पहले जो सवाल होता है वो ये होता है कि कैरियर क्या होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अपना कैरियर बना लो, मैं ये कैरियर चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मोस्टली जो बच्चे हैं उन लोगों को अपने कैरियर की जो एक डेफिनेशन है उसका पता नहीं होता कि कैरियर की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम कैरियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कैरियर की डेफिनेशन क्या है। तो आपके सामने मैंने सारा ये लिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप लोग को मैं बारी बारी सारा कुछ तरतीब से बताता जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। एक एक पॉइंट को इंशाल्लाह ब्रीफ करेंगे और एट द एंड आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले है हमारा कैरियर क्या होता है। तो कैरियर जो होता है ये एक प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशन होता है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाकर आप सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ले आते हैं। अब सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट ले आते हैं या फिर आप इसकी इस तरह भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हॉबीज़ को चूज़ करके अपने अंदर सेल्फ़ ग्रोथ करते हैं और इस लिहाज से आप फिर माली लिहाज से भी बेहतर हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि माली लिहाज से बेहतर होने से मुराद रोज़ी रोटी तो नहीं है। तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि माली लिहाज से बेहतर होने से मुराद सिर्फ रोज़ी रोटी कमाना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आप अपने अंदर एक सेल्फ सर्टिफिकेशन पैदा करते हैं और अपनी वो सेल्फ सर्टिफिकेशन जो होते हैं उसको इंक्रीज़ मतलब रेज़ कर रहे होते हैं। तो ये है एक प्रॉपर कैरियर की तारीफ़ के कैरियर होता क्या है। मतलब अब आपने गौर किया होगा डेफिनेशन पर कि सबसे ज़्यादा जो कैरियर की डेफिनेशन है उसमें क्या होता है कि सेल्फ़ बिलीव, अपने आप को पहचानना कि मेरे अंदर क्या है और अपने जो आपके अंदर एक टैलेंट होता है उसको ग्रोथ करना, मतलब सेल्फ़ ग्रोथ करना अपनी। फिर सेल्फ़ ग्रोथ करने के बाद वो जो आप जब सेल्फ़ ग्रोथ करते हैं वो जो आपकी सेल्फ़ ग्रोथ होती है वो आपको माली लिहाज से भी फ़ायदा देती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वह कैरियर गाइडेंस, कि कैरियर गाइडेंस जो है वो क्यों ज़रूरी है और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर क्यों ज़रूरी है और उनकी क्या सोच होती है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स के लिहाज से कि नेवर प्लान फॉर देयर फ्यूचर। मतलब जो स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने जो फ्यूचर जो होते हैं उसके बारे में प्री प्लान करके नहीं चलते। उनको ये होता है कि हमने मैट्रिक कर साइंस के साथ हम फिर आगे एफएससी करेंगे, एफएससी के बाद हम डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, अगर वो ना बन पाए तो बीएससी करेंगे, बीएससी हो जाएगी तो फिर हम किसी सब्जेक्ट में एमएससी या एमए कर लेंगे। मतलब कोई एक प्रॉपर उनका प्लान नहीं होता है, एक प्रॉपर प्लान के साथ बच्चे नहीं चलते। ये सबसे केयरलेस बात है बच्चों की। जो मेन पॉइंट मैं इस पर फोकस करता हूँ कि प्री प्लान करके बच्चों को चलना चाहिए, एक पूरा प्लान बनाना चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, फिर अगला स्टेप उठाना चाहिए, ख़ास तौर पर मैट्रिक के बाद। दूसरा जो है पॉइंट इसमें है वो फॉलो द क्राउड। मतलब देखते हैं आजकल फलां सारे अपने मतलब क्लास फेलोज़ को, या फिर देखते हैं कि मेरे क्लास फेलोज़ 40 क्लास फेलोज़ थे, उसमें से 30 जो हैं वो एफएससी कर रहे हैं, बाकी 10 जो हैं वो एसीएस कर रहे हैं। तो चलो 30 जो हैं इन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, तो मैं भी इन 30 के साथ मिल जाता हूँ, मैं भी एफएससी कर लेता हूँ। चलो बोलने में तो अच्छा है मैं कि एफएससी कर रहा हूँ। मतलब जहाँ पर क्राउड ज़्यादा जा रहा होता है बच्चे उसी तरफ जाते हैं। अब क्राउड को देखते हैं, अपने खुद को नहीं पहचान रहे होते, क्राउड के पीछे भाग रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है चूज़ बाय इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। मतलब दूसरों का उन पर असर होता है, उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती। इसमें आप पिछले पॉइंट को भी ले सकते हैं कि क्राउड को पीछे खुद जा रहे होते हैं या फिर दूसरों का उन पर असर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाँ फोर्थ जो पॉइंट है, एक्सेप्ट द पेरेंट्स वर्डिक्ट बाय फोर्स। कि पेरेंट्स की, अच्छा हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है अभी बच्चा पैदा नहीं होता उसका नाम बाद में रखते हैं, पहले उसके फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं कि ये बच्चा जो है फ्यूचर में ये करेगा, फ्यूचर में मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, फ्यूचर में मेरा बेटा जो है वो पायलट बनेगा, वो फ्यूचर में मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अभी नाम नहीं रखते पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में पहले सोच लेते हैं। अल्लाह के बंदो उनको थोड़ा बड़े होने दो, उनके
देख लो कि उनके अंदर क्या एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद वो आप खुद जब आपको जज कर लेंगे अपने बच्चे को, तो उसके बाद फिर है वो आपको भी आसानी रहेगी, बच्चे को भी आसानी रहेगी। तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अपने पेरेंट्स का, और पेरेंट्स की वजह से उस प्रेशर को लेकर वो भी बच्चे जो हैं कोशिश करते हैं अपने आप को पेरेंट्स की उम्मीदों पर पूरा उतारने की, लेकिन क्या होता है वो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। एट द एंड क्या होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर आप कह लें कि वो उस तरह रिज़ल्ट नहीं दे पाते जिस तरह उनसे उम्मीद की जा रही होती है। तो इसलिए जो पेरेंट्स का जो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फिर हमारे पास गेट टेम्प्टेड बाय करंट ट्रेंड्स, मतलब देखते हैं आज का ट्रेंड क्या चल रहा है। हम ये नहीं सोचते कि आज के बाद 10 साल बाद इस चीज़ का ट्रेंड क्या होगा, हम फौरी तौर पर ये देखते हैं कि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि जैसे कंप्यूटर का दौर चल रहा है, आपने ये बातें सुनी होंगी अक्सर लोगों के मुंह से या टीचर्स के या पेरेंट्स के मुंह से कि आजकल ना कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। तो एक ट्रेंड चल पड़ा कंप्यूटर का। अब बच्चों को क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, हम BSIT करेंगे, मतलब जो एक ट्रेंड चल रहा होता है बच्चे जो हैं वो फिर उसी तरफ भाग पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि ये हमारे सोसाइटी का एक अलमिया है कि हम जो हैं अपने बच्चों को जो एक ही ट्रेंड के पीछे भगा लेते हैं, फिर नहीं देखते कि क्या करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। मीडिया बहुत जो है वो अहम रोल अदा करता है इस चीज़ में। अब आप सोच रहे होंगे मीडिया किस तरह रोल अदा करता है। मीडिया अपने कमर्शियल्स के ज़रिए किरदार अदा करता है। मीडिया कुछ इस तरह की डॉक्यूमेंट्री या फिर मूवीज़ या फिर ड्रामेस बनाता है जिसमें हीरो का जो रोल होता है वो इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मतलब हीरो को या तो कोई आर्मी में दिखाया जाता है या फिर बहुत अच्छा डॉक्टर दिखाया जाता है। तो इस तरह के कोई ना कोई चीज़ मीडिया भी इस तरह प्रमोट कर रहा होता है, या फिर सियासतदानों को सियासतदानों को मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा। बच्चे जो हैं वो जो मीडिया से देख रहे होते हैं, जो कुछ सीख रहे होते हैं, बच्चों को भी एकदम से जहन बन जाते हैं, उसको अपना आइडियल बना लेते हैं कि हम भी इसी फील्ड में जाएंगे, हम भी यही काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इमेज देख लिया मीडिया के ऊपर जो कि चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, लेकिन मीडिया वो दिखा रहा होता है, हीरो बनाकर पेश कर रहा होता है। तो बच्चे इसलिए उसी ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं, मीडिया के पीछे लग जाते हैं। सेवंथ जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अलमिया है पॉइंट जो है जंप इनटू एनी कैरियर, कि बच्चे जो हैं किसी भी कैरियर में जंप लगा देते हैं। वही बात होगी जैसे मैंने पीछे की है, मैट्रिक कर ली है तो उसके बाद ना अल्लाह खैर सल्ला करके FSC रख ली। FSC में जब नंबर अच्छे ना आए, मेरिट ना बना, तो फिर आगे BA कर ली। BA के बाद वहाँ से भी वो न करा तो फिर आगे MA कर ली। मतलब कहने का ये है कि वो खुद अपना वो सेल्फ उनका कोई बिलीव ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। जिस तरह उनका दिल करता है वो उसी कैरियर में वो जंप लगा देते हैं। उनको मतलब अपने कैरियर की पहचान ही नहीं होती कि यार हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हम किस तरफ जाएं, हमने कौन सा कैरियर चूज़ करें। बस देखा देखी भी काम चलता है, या फिर किसी उसमें जंप लगा दिया कि खैर है मैंने MA करना है, मास्टर कर लिया, जिस सब्जेक्ट में मर्ज़ी करूँ, डिग्री चाहिए और हमें क्या चाहिए। तो ये भी हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि किसी भी कैरियर में हम बस छलांग लगा देते हैं, चाहे जैसे कहते हैं ना अंधा कुआं भी क्यों ना हो, छलांग लगा देते हैं। ना उसका हम फ्यूचर देखते हैं, ना ही हम उसका कोई आगे स्कोप देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, बस जंप लगा देकर डिग्री तो आ जाएगी ना हमारे पास। 8 जो है हम जो हैं टोटली अवे फ्रॉम रियलिटीज़, हम रियलिटीज़ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। रियलिटी से ज़्यादा दूर क्यों हैं, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। हम FSC ये सोच के रखते हैं कि हम MBBS करेंगे। अब मैट्रिक में नंबर हैं हमारे पूरे सूरे, FSC में भी हमने नंबर पूरे ले लिए हैं, तो MBBS का ख्वाब कहाँ गया। दूसरे हम चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ। 2 भाई हैं, उनको ना दोनों भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैथ में अच्छे हैं। एक जो है वो सोच समझ कर टाइम लेकर मैथ के सवाल करता है, दूसरा भाई जो है वो इधर उधर से काम चला के मैथ के सवाल कर लेता है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों भाई जो है मैथ में अच्छे हैं, इसलिए इनको क्या करना चाहिए, इनको मार्केटिंग में जाना चाहिए, BBA करना चाहिए, MBA करना चाहिए, या फिर चार्टर अकाउंटर बनना चाहिए इसे, या फिर हम कहेंगे ये मैथ में अच्छा है तो इसलिए इसको MSc मैथ करना चाहिए। अब हम दोनों बच्चों का अगर हम देखा जाए तो एक बच्चा प्री प्लान करके चल रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो इधर उधर से पकड़ के मैथ कर रहा है, लेकिन हमने उसको मशवरा दे दिया
कि आप ना मार्केटिंग में जाओ क्योंकि इसकी मैथ अच्छी है, कोई प्लान नहीं करते। या आप इसकी इस तरह एग्जांपल ले लें, मैट्रिक में किसी बच्चे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो एफएससी उसने रख लिया, एफएससी उसने ना ही तो वो बीएस केमिकल में घुस गया। उससे जब सवाल होता है यार तू केमिकल में क्यों घुसा है, तो वो कहता है मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती थी। अब बंदा उससे पूछे कि केमिस्ट्री का और केमिकल का इतना क्या ऐसा जोड़ तुझे मिल गया है कि तूने जस्ट एक शौक़ की वजह से कि केमिस्ट्री अच्छी लगती तू बीएस केमिकल करके बैठ गया है। तो ये भी बहुत बड़ा हमारा सोसाइटी का अलमिया है। 9th पॉइंट है लेक ऑफ काउंसलिंग। हमारे बच्चों की काउंसलिंग नहीं की जाती, उनको काउंसलिंग या तो वो खुद किसी से पूछते नहीं हैं, अपने कैरियर को डिसाइड नहीं करते, या फिर हमारी सोसाइटी में इस तरह का ट्रेंड ही नहीं है कि उनकी काउंसलिंग की जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊंगा जो कि करंट ट्रेंड्स हैं, आजकल के करंट ट्रेंड्स हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, टीचर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, सोसाइटी को भी और पेरेंट्स को भी। सबसे पहले जो करंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो क्या है, एमलेस प्रोसेस। मतलब कोई भी उनका एम नहीं होता, बात सारी फिर वही आ जाती है, बग़ैर एम के चल रहे होते हैं। लाइफ गुजारने का कोई मकसद नहीं होता, बस स्टडी करनी है, पढ़ना है, बस ये नहीं देखना कि किस फील्ड में जाना है, हमारा एबिलिटी क्या है। मैं बार बार फोकस करता हूँ अपनी एबिलिटी के ऊपर, सेल्फ बिलीफ के ऊपर। अपना सेल्फ बिलीफ को उनका बच्चों का पता नहीं होता कि हमारा सेल्फ बिलीफ है क्या। फोकस इन लॉस्ट, मतलब फोकस जो है वो नहीं होता। एफर्ट इंक्रीज क्वांटिटी, ये हमारा जो है ना आजकल को जो चल पड़ा है कॉलेजों में और स्कूलों में, एक ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में, कि हम लोग ना जोर लगाते हैं बस हमारे पास क्वांटिटी आ जाए, हमारे पास बच्चे आ जाएं। ये नहीं देखते कि बच्चे किस तरह के हैं, कौन सी फील्ड में बच्चों को रखना चाहिए, किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए, मेरिट लिस्ट क्या होना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ वो कॉलेजेस वाले या स्कूलों वाले सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि हमारे पास बस एक तादाद इकट्ठी होकर बैठ जाए, पता चले कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ बैठी है। ये नहीं देखते कि स्ट्रेंथ है किस तरह की। अच्छा, फिर आप लोग बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उससे इम्प्रेस होकर आप लोग देखते होंगे कि उनके पूरे मुल्क में ब्रांचेज होती हैं, पूरे मुल्क की ब्रांचेज में उनके लाखों बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लाखों बच्चों में से वो 100 बच्चों का रिज़ल्ट जो है बोर्ड का वो उठा के लगा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो के हम अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिलवा देते हैं। उनका एम क्या होता है, उनका एम तो सिर्फ वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का होता है। ये हम लोगों पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम सिर्फ उनको खुद जज करें कि वो सिर्फ क्या क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। अब जब डील करेंगे वो डीलिंग से ही पता चल जाएगा, जब बच्चे को लेकर जाएंगे वहाँ एडमिशन के लिए तभी आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं या क्वालिटी अदार है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नो मैच ऑफ करंट प्रोसेस टू फ्यूचर नीड। मतलब इसका ये है कि जो हम करंट शोबे में जा रहे होते हैं, करंट फील्ड जो हम रख रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि इसकी फ्यूचर में कितनी नीड है, कि अगले 10 साल बाद इसका क्या स्कोप होगा। मतलब कहने का ये है कि सदाबहार जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अच्छा हमारे बच्चे जो हैं वो आर्ट्स की तरफ नहीं जाते, कहते इसका स्कोप नहीं है। अब जो बच्चा एक साइंसदान बनने जा रहा होता है, हो सकता है उस बच्चे में एक अच्छा मुसन्निफ बनने की सलाहियत हो। अगर वो लिटरेचर रख ले, कोई आर्ट सब्जेक्ट रख ले, तो वो एक अच्छा मुसन्निफ बन सकता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो लेक ऑफ कह ले मोटिवेशन होता है, लेक ऑफ काउंसलिंग होते है या कुछ भी, कि वो एक अच्छा लिटरेचर या एक अच्छा आर्ट्स सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट बनने के, वो साइंस सब्जेक्ट में जाके अपने एबिलिटी जो होते हैं वो एक एवरेज स्टूडेंट बन के वो अपनी डिग्री लेके एक साइड पे हो जाता है। इंक्रीजिंग कंपटीशन, ये बहुत बड़ा इल्मी है। आजकल आप देखते होंगे मुख्तलिफ कॉलेजों में, स्कूलों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरा, हम जब आपस में भी बैठे होते हैं या फैमिली में भी बैठे होते हैं कि फ़लाँ का बच्चा ये है कि मैं अपना बच्चा जो है ये भी पोजीशन लेके आएगा, फ़लाँ के बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन लिया तो मेरा बच्चा सेकंड पे क्यों है। अक्सर स्कूलों में या कॉलेजों में बच्चों का टीचर्स आपस में कंपटीशन करवा रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन जब बच्चों का आपस में हो रहा होता है तो बच्चे जो हैं वो, जो बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा पीछे रह जाता है तो वो उसके अंदर क्या आप उसको एकदम से फिर उसकी जो सेल्फ बिलीफ होगा, उसको जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उसको आप किस तरह फिर इंक्रीज़ करेंगे। वो तो एकदम से फिर डाउन हो गया। मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, किसी न किसी लिहाज से आप बच्चे को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे के नफ्सियात पर असर डालता है। इसलिए जो ये आजकल कंपटीशन लगाया हुआ है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।
सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, फिर वही बात आ जाती है, मतलब जिस शोबे में बच्चा फिट नहीं हो रहा होता, हम जब उसको उस शोबे में फिट कर देते हैं तो बच्चा जो है वहाँ पे सर्वाइवर करता है। वो बच्चा जो है अपनी वो जो चीज़ें होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, वो सही तरह से नहीं दिखा पाता। लेस इन्फ्लुएंस पेरेंट्स टीचर ETC। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अक्सर आप देखते होंगे कि टीचर्स का और पेरेंट्स का जो होता है बच्चों के ऊपर बहुत कम असर अंदाज होता है। कई जगह पे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई जगह पे ऐसे होते हैं बहुत कम होता है। बच्चे जो होते हैं वो खुद ही अपने सारों को चूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए टीचर्स का और पेरेंट्स का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बच्चों पर होना लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर ऑल गुड एंड बैड। एजुकेशन फॉर ऑल अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं देखते ये गुड है या बैड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्वालिटी। हमें जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करने की डिमांड करनी पड़ेगी, सही है ना। तो ऐसे मतलब अपना जाके जब हम बैठेंगे तो हमने उसी सर्कल में जो बैठे होंगे, उस अदारे में बैठे होंगे, उस अदारे के बैठ के हम रिज़ल्ट मांगेंगे, उनसे क्वालिटी मांगेंगे, खुद रिसर्च करेंगे ये अदारा है क्या चीज़, ठीक है ना। खुद रिसर्च करने के बाद देखा देखी नहीं, खुद रिसर्च करके फिर हम जो है उनको डिमांड करके उसमें जाके घुसेंगे। लास्ट पॉइंट इसका है डिक्लाइन द एफर्ट ऑफ गुड पीपल। मतलब ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अच्छे लोग, कोई बंदा कोई अच्छा काम कर रहा होगा, हम उसकी टांगें खींचने लग जाएंगे। हम कहेंगे ये अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, इसकी टांगें खींचो। मतलब उसकी एक अच्छी कोशिश जो होती है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, डिक्लाइन कर रहे होते हैं, बजाय इसको कि उसको हम हौसला दें, उसको हौसला देकर उसके एफर्ट्स को हम सराहें कि यार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम क्या करते हैं, उसकी टांगें खींचने लग जाते हैं और वो क्या होता है, उससे वो भी डिमोटिवेट हो जाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका जो लास्ट पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चेकिंग क्वालिटी इन टमाटो पोटैटोज बट नॉट इन एजुकेशन। मतलब कहने का ये है, हम जब बाज़ार में जाते हैं सौदा सल्फ लेने, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, टमाटो की कंडीशन देख रहे होते हैं कि टमाटर अच्छे देना भैया, ज़बरदस्त टमाटर देना। आलू जो हैं, पोटैटो जो हैं वो मीठे देना, नमकीन देना, मीठे ना दे देना। ये यहाँ से गला सड़ा हुआ, ये अब चेंज करो, ये और दो। मतलब हम बड़े बारीक बीनी से हम जो क्या कर रहे होंगे, उसकी क्वालिटी जो है वो चेक कर रहे होंगे सब्जियों की। लेकिन जब हम अपने बच्चों के एडमिशन लेंगे कहीं पर किसी अदारे में, तो हम उसकी क्वालिटी चेक नहीं करेंगे। हम बस सुनेंगे यार ये तो बहुत बड़ा अदारा है, तो महंगा भी है, यहाँ पे हम अपने बच्चों का एडमिशन दिलवा देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा बच्चा भी आगे जाएगा। अब हम उसकी क्वालिटी चेक नहीं कर रहे होते। चाहिए तो ये था कि हम वहाँ पे उसकी क्वालिटी चेक कर रहे होते, चेक करते, फिर जाके बच्चे को एडमिशन दिलवाते, फ़ीसें भी भर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, पैसा ज़ाया कर रहे होंगे, लेकिन हम उस अदारे की क्वालिटी को चेक नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट इसकी टॉपिक की तरफ। पॉइंट जो है, ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है जिसको मैं कैरियर सर्कल का नाम देता हूँ। ये जो है ये आपके अपने इर्द गिर्द जो है ये घूमता रहता है सर्कल। इस सर्कल में पहले क्या आ जाता है, पहले एजुकेशन आ जाती है, उसके बाद फैमिली, सोसाइटी, विजन, आपका सेल्फ, और ये आपका एक पूरा सर्कल हो जाता है। मतलब एजुकेशन, फैमिली, सोसाइटी, विजन और सेल्फ, ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आपने बैलेंस लेकर चलना होता है। सब चीज़ों को आपने बैलेंस रखना होता है इस सर्कल को। अगर ये सर्कल जो है ये बैलेंस चलता रहेगा तो आप इंशाल्लाह कैरियर में कामयाब रहेंगे। अगर इस सर्कल में कोई एक चीज़ भी जो ऊंची नीची हो गई तो वही बात है जो पंचर होने वाली बात है कि पंचर हो जाएंगे आप, तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसका फिर दूसरा मैंने सर्कल बनाया हुआ है, वो ये है कि जो कैरियर सर्कल 2 का नाम दिया हुआ स्टेप टू प्रोग्रेस, मतलब हम प्रोग्रेस किस तरह करें। तो इसमें सबसे पहले फैक्ट्स है, फिर कमिटमेंट है, फिर प्लान है, सेल्फ बिलीफ है। ये बहुत ज़्यादा 5 मोस्ट जो क्रूशल स्टेप्स हैं ये इसके हैं, और ये आप इसको पाथ भी कह सकते हैं। ये वो जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं, ये वो पाथ हैं।
अच्छा, फिर मैं एक और टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ कि हु आर रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट देमसेल्व्स। स्टूडेंट जो हैं वो खुद जो हैं वो अपनी तबाही के ज़िम्मेदार होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। थर्ड नंबर पे है टीचर, नॉट एवरीबॉडी। टीचर होते हैं लेकिन सारे टीचर नहीं होते, वो इसलिए आपको सारे टीचर, हम टीचर्स को रोल नहीं देते। बच्चे ने एक टीचर के पास पढ़े, एक टीचर जो है या पेरेंट्स अपने बच्चे की एबिलिटी सही तरह पहचान पाएगा या फिर टीचर जो होंगे वो अपने बच्चे की एबिलिटी जो है उनको पहचान पाएंगे। अगर पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती तो उनको चाहिए कि टीचर्स को रोल दें, टीचर को कहें कि हमारे बच्चे में क्या सलाहियत है, आप बताएं हमारा बच्चा फ्यूचर में किस उसमें जाए, फील्ड में जाए। तो उस टीचर को भी चाहिए कि वो फिर अपना जो सही मशवरा हो बच्चे के एबिलिटीज़ को देखकर वो उनको सही मशवरा दे। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चे के भी पेपर होने वाले होते हैं, मंथ जैसे नेक्स्ट शुरू होता है, नेक्स्ट मंथ के अगर 2-3 को पेपर है या 4 को पेपर है, हम बच्चों को अदारों से उठा लेंगे या अदारे ख़ुद फ्री कर देंगे या हम वहाँ से उठा लेंगे ताकि उस मंथ की फ़ीस बच जाए। जब फीस बचा रहे होंगे टीचर के सामने क्या करेंगे, टीचर के पास जा कैसे बैठेंगे या उस बच्चे के बारे में कैसे पूछेंगे, ये मोस्टली होता है इस तरह। लेकिन हम आगे चलते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ देम, स्कूल और कॉलेजेस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सोच रहे हैं ये क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्कूल और कॉलेजेस इस तरह रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे भी वो न्यू एडमिशन ओपन करते हैं, मैट्रिक से बच्चा एफएससी में जाता है, मतलब इंटर में जाता है, तो एडमिशन जब वो दे रहे होते हैं, एक तो वो ये नहीं देख रहे होते कि बच्चा जो है वो एफएससी रखने के काबिल है या नहीं है, वो आईसीएस रखने के काबिल है या नहीं है। वो बस देखते हैं कि हमारे पास एडमिशन आ गई, हमारी फ़ीसें बन जाएंगी, एक जैसे वजह से रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा जिस पर फोकस करना चाहिए वो ये है कि उनका हक बनता है कि एडमिशन देने से पहले कैरियर काउंसलिंग का एक सेशन करवाएं। एक सेशन जब बच्चे कैरियर काउंसलिंग का ले लेंगे तो उसके बाद बच्चों के खुद भी जज करें और बच्चे जो है वो भी अपने आप को जज कर लेंगे। जब कैरियर काउंसलिंग का एक सेशन लेंगे उनको भी समझ आ जाएगी कि हमको किस फील्ड में जाना चाहिए। इस वजह से कॉलेज और स्कूल जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आ जाता है सोसाइटी। सोसाइटी जो है ये भी बच्चों को बहुत डिमोटिवेट करती है। बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में, जब एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो बहुत डिमोटिवेट होते हैं। आपके इसकी एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चे का कोई जानने वाला है, कोई उसका भाई है, कोई उसका फादर है, कोई भी है, उसने एक मास्टर की डिग्री ली है, एमफिल किया, उसकी जॉब नहीं है, तो सोसाइटी उस बच्चे को, उस बंदे को भी ताने देगी, उस बच्चे को भी ताने दे रही होगी, तेरे बाप ने पढ़ के क्या कर लिया, तेरे भाई ने पढ़ के क्या कर लिया। मतलब बच्चे को इतना डिमोटिवेट कर दिया जाएगा कि बच्चा जो है वो अपने कैरियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा शुबहात का शिकार हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगा कि यार बात इनकी भी ठीक है। तो सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कैरियर काउंसलिंग में। नेक्स्ट आ जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किरदार अदा करती हैं। क्यों किरदार अदा करते हैं? सब कुछ करते हैं, एजुकेशन पर भी फोकस कर रही होती है अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, लेकिन कैरियर काउंसलिंग पे वो ये भी बहुत कम ध्यान देती हैं, अल्लाह जाने क्यों। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसमें आ जाती है, बहुत मेन कैरेक्टर है गवर्नमेंट का भी। गवर्नमेंट इस तरह से है, गवर्नमेंट जो है हाई लेवल पे जाके बच्चों को बहुत ज़्यादा वो कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है हाई लेवल पर, हायर एजुकेशन में, लेकिन बेस जो है प्राइमरी मिडल, यहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस ही नहीं होता। आप अक्सर पेशेवर प्रोफेशन है मिस्त्रियों का, तो आप घर बनवा रहे होते हैं, हम आप कहते हैं हम यार बेस जो है ये बेस मजबूत रखना, क्योंकि इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है, सही है ना। तो इसी तरह जो बच्चे की बेस होती है जिस पर पूरा बच्चे ने एक खड़ा होना होता है, पिलर बनना होता, उसके ऊपर बेस के ऊपर एक पिलर के तौर पर खड़ा होना होता है, वो उसके प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन होती है, जिस पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो फोकस नहीं करती। बाद में जाकर हायर एजुकेशन जो होती है उस पर गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही होती है। चाहिए अब गवर्नमेंट को ये सजेशन देंगे कि बेस बच्चों की मजबूत बनाए। जब बेस मजबूत होगी तो इंशाल्लाह हायर एजुकेशन में बच्चे खुद ही जाकर मजबूत हो जाएंगे। 8 नंबर पे आता है पीपल हु हैव नॉलेज।
वो लोग जो नॉलेज रखते हैं, जो डॉक्टर बने हुए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस नहीं बताते। जो इंजीनियर बन के वो अपना एक्सपीरियंस नहीं बताते, उनके पास नॉलेज होता है। क्यों नहीं बताते? अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनको अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज कम नहीं होता, बढ़ता है। अगर आप उनके नॉलेज शेयर करने से किसी का भला हो जाएगा तो उनको करना चाहिए, लेकिन क्यों हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अपना नॉलेज शेयर करे। 9th है पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस अदर फॉर गुड। वो लोग जिनका किसी अच्छे के लिए दूसरों पर असर होता है। मतलब फैमिली में कोई बड़ा होता है पेरेंट्स के अलावा, या फिर कोई जानने वाला होता है जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है सही तरह कैरियर काउंसलिंग ना करने में बच्चे की। इसका लास्ट पॉइंट है पीपल हु कैन अचीव बट फॉर गेट अदर। वो लोग जो अपना कैरियर अपने कोई टारगेट अचीव कर चुके होते हैं लेकिन दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे होते, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कैरियर काउंसलिंग के लिहाज से, बच्चों की जो कैरियर काउंसलिंग ठीक से नहीं कर रहे होते। अब इसका मैं लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ। तो ये इसको मैंने नाम दिया हुआ है कैरियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि कैरियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरह होना चाहिए। मेरा लास्ट पॉइंट है, इसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले आ जाता है डिस्कवरिंग योर सेल्फ। मतलब जब भी आप कैरियर प्रोसेसिंग जो उसमें प्रोसेस में जाएंगे, डिस्कवरिंग योर सेल्फ, सबसे पहले आप ख़ुद को डिस्कवर करेंगे। अब आप सोच रहे हैं खुद को डिस्कवर किस तरह करेंगे। एक मुसलमान होने के नाते सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद बैठ जाएं, आप अपनी खूबियाँ लिखें, अपनी खामियाँ लिखें, सही है। फिर सोचें अल्लाह ताला ने मुझे क्या सलाहियत दी है, पूरा दिन अपने आप का मुआवजा करें। मुआवजा करने के बाद फिर आप कोई से 3 कैरियर चूज़ कर लें कि ये 3 कैरियर हैं जो कि मैं अच्छी तरह इन कैरियर में घुस सकता हूँ। जब आप उन 3 कैरियर पे अच्छी तरह रिसर्च कर लेंगे, फिर आप उसके बाद देखेंगे इन 3 कैरियर के लिहाज से कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे। उनकी जो कैरियर आपने चूज़ किए होंगे उनका आप स्कोप देखेंगे। मतलब हर चीज़ को आप देखकर फिर जो है आप अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अगला प्रोसेस जो है वो है एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। ये भी उसमें मतलब आपने उसको एक्सप्लोर करना है। जो आपने ऑप्शन 3 चूज़ किए हैं उनमें से फिर आप एक ऑप्शन पे आ जाएं, फिर उसको एक्सप्लोर करें, उसके बारे में डेटा इकट्ठा करें, डेटा लोगों से पूछें, यार ये जो है ये किस तरह है। इंटरनेट से रिसर्च करें, यार इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ा होगा, उस जो आपने कैरियर एक्सप्लोर करना होगा जिस लिहाज से, उसको आप एक्सप्लोर करें, लोगों से मिलकर एक्सप्लोर करें, बाहर घूमें, उस फील्ड में जो लोग होंगे उनसे जाके पूछें ये कैरियर जो है ये किस तरह है, आप इसने किस तरह स्ट्रगल किया, मतलब फुल आप उसको एक्सप्लोर करें। जब आप उसको एक्सप्लोर कर लेंगे उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यार इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। मतलब आपने हर तरह से इसको एक्सप्लोर करना है। जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे फिर आप उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो होगा मेकिंग डिसीजन। आप डिसीजन की तरफ जाएं कि इसमें अब मैंने डिसीजन ले लिया है, एक्सप्लोर भी कर लिया है, डिस्कवर भी कर लिया है। फिर आप जब डिसीजन मेकिंग लेंगे तो आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे कि जब मैंने डिसीजन लिया है मैं इसको कितना वक्त दे सकता हूँ। अपने जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग में, उनसे आप हेल्प लें, भाइयों से, फैमिली से, दोस्तों से, इर्द गिर्द के जो आपके अच्छे एनवायरनमेंट के लोग होंगे उनसे उनकी सपोर्ट लें कि यार मैंने डिस्कवर किया कैरियर, फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, अब मैं इस पर डिसीजन मेकिंग करने जा रहा हूँ। उसको जब आप उनको बताएंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, कोई ना कोई अच्छा मशवरा करेंगे, देंगे, आप उनको सारा कुछ बताएंगे मैंने किस तरह इस सारे को चूज़ किया है। आप फिर ये देखें कि जो आपने डिसीजन मेकिंग ले लिया है कि आप उसको टाइम और एनर्जी कितनी दे सकते हैं। क्या आप उसकी ख्वाहिश भी रखते हैं या आपने ऐसे ले लिया है। मतलब ख्वाहिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ख़ुद उसको एनर्जी दे सकें, उसके लिए ख्वाहिश ले सकें, फिर उसके ऊपर डिसीजन ले लें। इसका नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग एक्शन। आप ने एक गोल पकड़ लिया, फिर आप उस एक्शन लेने जा रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखें कि इसमें मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या मुझे मेरी राह में हायल तो नहीं होंगी, मेरे जो शौक़ हैं इसमें हायल तो नहीं होंगे। उसके बाद जो है क्या इससे मेरा टैलेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप उसको टेकिंग एक्शन की तरफ जाएं।
नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है इसका वो है एवल्यूटिंग द डिसीजन। मतलब आपने एक्शन ले लिया, अब आप उसकी आउटपुट देखेंगे एक्शन लेने के बाद कि इसकी आउटपुट क्या है, मैं इसको कितनी आउटपुट दे सकता हूँ। उन फैक्टर्स को भी देखेंगे जो आपकी कैरियर में रुकावट होगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे इस कैरियर में रुकावट बन रही हैं। फिर वो रुकावट कोई भी हो सकता है, वो रुकावट आप खुद भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी रुकावट हो सकती है, आपके हॉबीज़ भी हो सकते हैं, आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें रुकावट बन सकती हैं। तो इसलिए आपने ये फिर देखना है, आपने फिर उन सारी चीज़ों को लिख लेना है कि मेरी ये आदतें हैं, ये शौक़ हैं, ये मेरे आगे रुकावटें आ रही हैं, उनको लिख लेना है। फिर आपने उनको रियलिस्टिक होकर देखना है कि आया कि मैं अब इनको अपने से दूर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे कैरियर में बहुत ज़्यादा रुकावट बन रही है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो आपने डिसीजन ले लिया होगा, आप आखिरी स्टेप में एवल्यूएट कर रहे होंगे, आप अपनी सोसाइटी उस तरह बना लें, उस तरह के लोगों में उठें बैठें। कहीं से एक कतरा भी मिल जाए तो गनीमत समझे कि उसने आपको पहाड़ दे दिया, सिर्फ कतरा नहीं तो पूरा समंदर दे दिया है। मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं या हैं पढ़े, तो अपना जो दोस्तियाँ हैं और अपना इन्वायरमेंट जो है वो फिर उसी फील्ड के लोगों के साथ अटैच कर लें, क्योंकि जो उनसे आपको बहुत ज़्यादा नई मालूमात सामने आ रही होंगी आपने के अपनी फील्ड के लिहाज से, आपके अपने शोबे के लिहाज से। सोशल मीडिया पर फैमिली के दोस्तों को इकट्ठा किया हुआ होगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो उनसे आपको क्या फ़ायदा होगा। फैमिली के लोगों से उनको भी करें, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो अपने फील्ड के लोगों को ऐड करें उसमें, ताकि वो जो है ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जो आपकी फील्ड से मुतालिक हों, ताकि वहाँ से आप जो हैं वो नई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो कि आपके कैरियर में बहुत बेस्ट साबित हो। आखिरी इसमें आ जाता है एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। इसमें क्या करना है, आपने अपने लाइक और डिसलाइक को समझना है। कैरियर तो आपने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन बाद में क्या होता है, रियलिटी कुछ और होती है। मतलब आपने जो आपका एम्बिशन था, बाद में पता चलता है उसकी रियलिटी कुछ और होती है। तो आप इससे क्या, आपने फिर इसको किस तरह बैलेंस करना है। आपने रियलिटी को और अपने एम्बिशन को एक ही लाइन पे लेके चलना है। जब आप एक ही लाइन पे लेकर चलेंगे, कल को थोड़ी सी आपके एम्बिशन की रियलिटी जो है वो कुछ और होती है, तो आप उसी लाइन पे थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, मूव कर लेंगे। मतलब आप जब बैलेंस लेकर चल रहे होंगे अपने एम्बिशन को और रियलिटी को, तो आपको इधर से उधर होने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको आप किस फील्ड में जाना चाहिए उसके बारे में ब्रीफ करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।